फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट में रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवी होते हैं जिसमें होते हैं सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवी जो होते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल। ओके, हम देखते हैं फ्रेंड कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। और यह प्रकृति जो होती है मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियाँ इसमें सम्मिलित हैं। ओके, और जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियां होती हैं एवं उनके द्वारा बनाई गई जो होती हैं रचनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। ओके, और पर्यावरण क्या है फ्रेंड? पर्यावरण जो होता है यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच शब्द एनवायर्ड एवं एनवायर्ड से हुई है। ओके, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच शब्द एनवायरनोर से या एनवायरनोर से हुई है। ओके, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? जैसे भूमि आता है, जल आता है, वायु आता है, पेड़ पौधे आता है एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही जो होते हैं परिचित होंगे। ओके, और पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को जो कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। ओके, और यह जो है चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और यह पहाड़, पठार, मैदान, घास आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो होता है विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ओके, और स्थल मंडल का वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम बात करेंगे जल मंडल। जल मंडल क्या होता है? जल मंडल जो होता है फ्रेंड, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। और यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। और यह सभी प्राणियों के लिए जो है आवश्यक है। ओके, और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें जो है कई प्रकार की गैस जो होती है, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र जो होता है फ्रेंड वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब कार्य और जो होता है ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो होता है संबद्ध होता है। ओके, पारितंत्र क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब जो होता है ये सब क्या है? ये सब पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो होता है संबंध होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र जो है फ्रेंड अभी हम लोग डिस्कस किए कि पारितंत्र जो है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर अंतर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो होता है संबद्ध होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण जो होता है फ्रेंड वो मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। ओके, मानव जो होता है अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। ओके, समय के साथ जो होता है कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय में पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ओके, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड आगे क्या है इसमें। अब बात करते हैं फ्रेंड हमारी पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या वो है।
तो हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। ओके, इससे क्वेश्चन जो पूछता है फ्रेंड आगे एग्जाम में भी, टीचिंग में, ओके, कि हमारी पृथ्वी जो है क्या है, एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर जो है अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ओके, और तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होता है फ्रेंड वो पर्पटी होता है, स्थल मंडल होता है। पृथ्वी ये बाहरी परत है, पर्पटी और ओके स्थल मंडल। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कोर मेटल है, शीशा है, बाह्य कोर है, मेटल है, आंतरिक कोर है। ओके, तो इसमें है ना कि जैसे कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। ओके, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम पर्पटी कहते हैं। और तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम पर्पटी कहते हैं। ओके, और यह जो है सबसे पतली परत होती है और पर्पटी जो होती है सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संगति के 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ओके, और यह महाद्वीपीय के जो है यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। और महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से किससे बनी है? तो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। ओके, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे सिलिका तथा एल्युमिना कहा जाता है। और महासागर की पर्पटी जो होती है मुख्यतः किससे बनी है? तो महासागरीय पर्पटी जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सिलिका तथा मैग्नीशियम इसमें कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड, पर्पटी के नीचे ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और होता है। ओके, तो पर्पटी के नीचे जो होता है ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ भी स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान जो है फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ओके, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर जो है 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं इसको। ओके, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 60,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा इसको समझने के लिए। अब हम आप बात करेंगे फ्रेंड, पर्पटी के जो ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है कोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? कोड है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा क्या है? पर्पटी है। ओके, 84% मेंटल है, 15% हिस्सा जो है कोड है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है फ्रेंड 6371 किलोमीटर है। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है और इसे निफे यानी निकल तथा फेरस कहते हैं। और केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब जो होता है काफ़ी उच्च होता है। ओके, और सैल एवं खनिज क्या होते हैं? सैल और खनिज जो होते हैं, पृथ्वी की पर्पटी जो होती है अनेक प्रकार के सैलों से हमारी बनी होती है। ओके, और पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज जो होते हैं पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, प्रकार एवं गठन की भी हो सकती है और मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय इग्नियस सैल और अवसादी सेंटिमेंट्री सैल एवं कायांत्रिक मेटामॉर्फिक सैल। ओके, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल जो होता है 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सैल एवं बहिर्भेदी सैल। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी सैल। ओके, तो जो आग्नेय इग्नियस सैल, अवसादी सेंटिमेंट्री सैल एवं कायांत्रिक मेटामॉर्फिक सैल। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को हम आग्नेय सैल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सैल एवं बहिर्भेदी सैल होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इग्नियस। इग्नियस जो होता है फ्रेंड लैटिन शब्द इग्नस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंटिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द सेंटिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। ये एनटीटी के एग्जाम में भी पूछता है फ्रेंड, ये जो है और आगे भी टीचिंग एग्जाम में जो मेन टीचिंग एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है क्वेश्चन। ओके, सेंटिमेंट्री शब्द जो बना है वो लैटिन शब्द सेंटिमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है मेटामोरस और रूप परिवर्तन। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल होते हैं। ओके, तो अंतर्भेदी सेल जो होते हैं
फ्रेंड, वास्तव में जो होते हैं वो आग की तरह लाल यानी द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को हम बहिर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। और इसकी संरचना बहुत महीन दानों की वाली होती है और जैसे कि बेसाल्ट। दक्कन पठार जो होता है फ्रेंड बेसाल्ट सेलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडी हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को हम अंतर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। तो अंतर्वेदीय आग्नेय सेल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अंतर्वेदीय आग्नेय सेल जो होता है वास्तव में जो होता है बहिर्वेदीय और अंतर्वेदीय होता है। ओके, तो बहिर्वेदीय जो होता है फ्रेंड यह जो है यह वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होता है, ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ओके, और जब द्रवित लावा जो पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेज ठंडी हवा जो है तब यह जो है तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को हम बहिर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। तो बहिर्वेदीय आग्नेय सेल हम जो कहते हैं कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर पृथ्वी पर ठोस बन जाता है। ओके, और परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को हम बहिर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं और इसकी संरचना जो होती है बहुत महीन दानों वाली होती है जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट जो है बहिर्वेदीय आग्नेय सेल है। ओके, और दक्कन का पठार क्या है? बेसाल्ट सेलों से ही बना है। तो दक्कन का पठार भी जो है फ्रेंड वो बहिर्वेदीय आग्नेय सेल है। ओके, और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को हम अंतर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। ओके, तो और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये जो होते हैं ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। और लेई मसालों तथा दानों का पूर्ण चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अवसाद। अवसाद क्या होता है? सेल उठक्कर चटक्कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? इन छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो होते हैं हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा किए जाते हैं और ये दृढ़ अवसाद दबकर जो होते हैं एवं ठोस द्रवित अवसाद दबकर एवं ठोस होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इन सेलों में पौधा जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उष्ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल में परावर्तित हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर, ये क्या है? ये कायांतित सेल है। ओके, चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर जो है फ्रेंड कायांतित सेल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड की सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ओके, कठोर सेलों का उपयोग जो होता है सड़क घर एवं इमारत बनाने के लिए भी किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी कर सकते हैं जैसे 7 पत्थर पिट्ठू चिबड्डी और 5 पत्थर गिट्टी आप अपने। ओके, तो ये नेक्स्ट अब देखेंगे फ्रेंड। और ये जो बना है ये लाल किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना। ये क्या? ये कायांतित सेल है। ओके, ये एग्जाम्पल कायांतित सेल का है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड की सेल जो होते हैं चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। ओके, सेल चक्र हम क्या कहते हैं? जब सेल चक्र जो कहते हैं सेल जो होते हैं तरीके एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक दूसरे सेल जो होते हैं परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे मैग्मा जो होता है मैग्मा से होता है आग्नेय सेल से अवसाद सेल, अवसाद से अवसादी फिर कायांतित सेल। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। ओके, मैग्मा के बाद आग्नेय सेल फिर अवसादी सेल फिर अवसाद सेल फिर अवसादी सेल फिर कायांतित सेल। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड क्या है ये सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सेल चक्र कहते हैं। और जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जो होता है ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं और ताप एवं दाब के कारण जो होते हैं यह आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतित सेल में बदल जाते हैं और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा जो होता है पुनः ठंडा होकर जो होता है ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। ओके, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है फ्रेंड कि सेल जो होते हैं विभिन्न खनिजों से भी बनी होती है। ओके, सेल किससे बनी होती है? तो सेल जो होती है विभिन्न खनिजों से भी बनते हैं, और खनिज जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो जो होता है फ्रेंड कि ये क्या है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब कौन से खनिज हैं? ये जो खनिज, ये क्या है? ये सब जो है खनिज मानव जो ये उपयोगी ईंधन की तरह इनका प्रयोग होता है। ओके, इनका प्रयोग जो होता है, इनका प्रयोग उपयोगी ईंधन की तरह होता है। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कि हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, इसमें जो है ना फ्रेंड, इसमें जो है स्थल मंडलीय प्लेट। स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है? स्थल मंडलीय प्लेट जो होता है भूपटि के में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है। ओके, इस भूपटि में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्थल मंडलीय प्लेट जो होती हैं, स्थल मंडल जो होता है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ओके, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और यह जो है ये आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमारे धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। ओके, और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर से के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो होता है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। फ्रेंड, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ अच्छे से नॉलेज होगा इसमें, और समझ में चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड आगे, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ओके, प्लेट की इस गति के कारण जो होता है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति जो होती को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। और जो बल जो होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनिक बल कहते हैं, यानी एट्रोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अंतर्जनिक बल क्या होता है? अंतर्जनिक बल जो होता है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनिक बल यानी एट्रोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं ओके, और जो बल पृथ्वी पर सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ दी फोर्स। ओके, एट्रोजेनिक एंड बहिर्जनिक। तो एंट्रोजेनिक जो होता है फ्रेंड, एंट्रोजेनिक जो होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, और एक्सोजेनिक जो होता है वो बाहर होता है। ओके, तो दो टू टाइप के फोर्स होते हैं। और अंतर्जनित बल जो होता है फ्रेंड कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। और भूकंप एवं ज्वालामुखी जो है जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि इसमें होती है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनिक बल यानी एट्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, और एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। और अंतर्जनिक बल जो होते हैं कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। और भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं? पृथ्वी की दो गति होती है, अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल। ओके, अंतर्जनिक बल जो होता है फ्रेंड वो होता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल होता है। और अंतर्जनिक बल जो होते हैं उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आते हैं। और पटल विरूपण बल जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ओके, और बहिर्जनिक बल जो होता है अपरदन एवं निक्षेपण होता है, नदी बहता जल होता है, और पवन होता है, समुद्री तरंग होता है, हिमनद होता है। ये सब बहिर्जनिक बल हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में भी पूछता है फ्रेंड, उदाहरण दे देता है कि बहिर्जनिक बल कौन कौन से हैं, तो दे देगा, एक ऑप्शन गलत दे देगा तो वो बहिर्जनिक बल है। जैसे इसमें बहिर्जनिक बल जो है फ्रेंड नदी है, बहता जल है, पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद है। ये सब क्या है? ये सब जो है बहिर्जनित बल है। और अंतर्जनित बल जो होते हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पर्वत निर्माणकारी, पटल विरूपण, आकस्मिक बल, ये सब जो है ये सब अंतर्जनित बल है। ओके, मतलब जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहर होते हैं उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। तो समुद्री तरंग क्या है? जब समुद्र की लहरें जो उठती हैं तो ये बहिर्जनित बल है। ओके, हिमनद क्या है? ये बहिर्जनित बल है। पवन जो हवा है ये क्या है? बहिर्जनित बल है। नदी बहता जल जो है ये सब बहिर्जनित बल है। ओके, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है फ्रेंड ये अंदर से उठता है। ओके, तो ये अंतर्जनित बल है। और भूस्खलन क्या है? भूस्खलन भी जो बहिर्जनित बल है। भूकंप आता है तो भूकंप भी अंदर से उठता है ना, तो ये क्या है? ये अंतर्जनित बल है। ओके, तो ये सब फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं
अब बात करेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जो होता है फ्रेंड, भूपटटी पर खुला एक छिद्र होता है। तो ज्वालामुखी क्या है? भूपटटी पर खुला एक छिद्र होता है और जिससे पिघलते हुए पदार्थ जो है निकलते हैं। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड, इसमें आता है एंटो और एक्सो, एक एंड्रोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, जो अभी हम लोग भी डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे क्या है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ओके, तो पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, और यह कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूपटटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन जो होता है आरंभ होता है, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र वह होता है जहाँ पृथ्वी के चारों ओर गति, उद्गम केंद्र वह होता है जो भूपटटी के नीचे वह स्थान होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर जो होता है तरंगों के रूप में गमन करती है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सावधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ जो है भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अब है इसमें उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा या उद्गम केंद्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें होती हैं, एस तरंगें होती हैं, एल तरंगें होती हैं। पी तरंगें होती हैं जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एस तरंग जो होती है उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एल तरंग जो होती है उसे हम पृष्ठीय तरंगें कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम आएंगे भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, अथवा जिसकी तीव्रता 7.0 अर्थात अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अब बात करेंगे फ्रेंड कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ। ओके, तो अपक्षय एवं अपर्दन जो होता है नामक 2 प्रक्रमों द्वारा जिससे भूमि लगातार विकृत होती रहती है। ओके, और पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय क्या है? अपक्षय जो होता है फ्रेंड वो सैलों का टूटना है। ओके, अपक्षय जो होता है पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना जो होता है वो अपक्षय कहलाता है। और भूदिश पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम जो होते हैं पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का इसमें निर्माण करते हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड, विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। और अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। ओके, और जैसे और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड नदी के कार्य। नदी के कार्य क्या होते हैं? नदी के जल से जिस भूमि का अपर्दन जो होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल पे के स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे है कि जब नदी मैदानी भागों में, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे जो होते निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप जो है नदी में से कट जाते हैं और एक झील जो एक अलग चाप झील बनाते हैं और जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसमें जो इससे समतल उपजाऊ बाढ़कित मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे क्या है? आगे है कि
आगे है फ्रेंड इसमें कि जिनको वितारिका कहा जाता है, और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं, और सभी मुहाने के अवसादों की संग्रह को हम डेल्टा का इसमें निर्माण करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगों के कार्य क्या होते हैं? समुद्री तरंग जो होते हैं, समुद्री तरंग के अपवर्तन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, और समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, और लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देती है, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर जो है लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल जो होते हैं तटीय क्षेत्र, तटों को समुद्र भीगु कहते हैं। तो समुद्र भीगु हम किसे कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर जो लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैली तट होते हैं, उसे हम समुद्र भीगु कहते हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे हिमनद के बारे में। हिमनद क्या होता है? हिमनद जो होता है फ्रेंड, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। ओके, और हिमनद अपनी नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती है, और गोलाष्मी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदिश का अपवर्तन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने में उन गर्तों में जल भर जाता है, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे है पवन के कार्य। पवन के कार्य क्या क्या होते हैं? पवन के कार्य जो होते हैं, रेगिस्तान में पवन होता है अपवर्तन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। ओके, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक सैल कहते हैं। तो छत्रक सैल कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक सैल जो पाए जाते हैं फ्रेंड, वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? पवन शैली के ऊपर भाग की निचले भाग में आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सैल के आधार पर संकीर्ण एवं उष्ण विस्तृत होते हैं। और पवन चलने पर जो होता है, यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, और इसको बालू टिब्बा कहते हैं। ओके, और लोएस क्या होता है? लोएस जो होता है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में जो है निक्षेपित हो जाते हैं, तो इन्हें हम लोएस कहते हैं। तो पवन के निक्षेपण को हम क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित जो होती है उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है वो पैदा करती है। ओके, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कौन सी गैस पैदा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, और इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। और किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। इसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान की इस विधि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो होती है पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, और इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु जो होते हैं लुप्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। और यदि सूरज की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।